सो गाइस अब हम बात करते हैं मेरे ओनरशिप रिव्यू के बारे में। जैसा कि आप रानी लेने से पहले मैं ना BMW S1000 लेने गया था और अब मैं आपको इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक भी बताता हूँ जो सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक खास वीडियो जिसमें आज अपनी रानी को 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। तो उस पर मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दूँ ओनरशिप वीडियो, जिसमें एक साल में मुझे क्या कुछ कॉस्ट बैठी है, कितना मेंटेनेंस आया है मुझे एक साल में और क्या कुछ खर्चे बैठे हैं 10R को लेके। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या कुछ EMI आती है वो भी मैं बताने वाला हूँ, क्या EMI लगती है और कैसे क्या प्रोसेस होता है, कितना खर्चा आता है अगर आप 10R ऑन करना चाहते हो, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी मज़ा आने वाला है वीडियो में, आगे तक आप ज़रूर बने रहना। सो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब मैंने परचेज़ करी थी अपना 24 मॉडल है 2024 ZX 10R, जब मैंने परचेज़ करी थी तब ये आ रही थी ऑन रोड 18,60,000 की आ रही थी, पड़ी थी ऑन रोड। और बाकी जो फिर मैंने इसमें जो दूसरे खर्चे करा के मतलब बाहर रोड तक आने तक मेरे को ये पड़ी थी, आप समझ लो 19,20,000 रुपये की ऑन रोड पड़ी थी मेरे को। ये तो बताते हैं कि 18,60,000 में एक ऑन रोड प्राइस मिल जाएगी आपको इंदौर में, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं पूरी अगर रोड तक की बात करूँ तो 19,20,000 रुपये की मेरे को कंप्लीट अपनी रानी बाहर शोरूम से हुई थी, सब कंप्लीट प्रोसीजर करने के बाद। और उसके बाद जो कि है मैंने उसके बाद अपने मोड्स भी कराए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ मोड्स कराएं। पर उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं सर्विस कॉस्ट की। तो एक साल में 2 सर्विस होती है, 6 महीने या 6,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है। तो अपनी अगर पहली सर्विस की अपन बात करते हैं तो पहली सर्विस में मुझे क्या कुछ कॉस्ट बैठी थी वो बताता हूँ मैं आपको। पहली सर्विस में मुझे कॉस्ट बैठी थी अराउंड 11,000 के अराउंड कॉस्ट बैठी थी, जो कि Z900 के बराबर ही, क्योंकि 900 950 सीसी का इंजन Z900 में भी आता है और 10R में भी 1000 सीसी का इंजन है, तो लगभग सेम कॉस्ट बैठती है। ऑयल भी उतना ही आता है फर्स्ट सर्विस में। और सेकेंड सर्विस भी आप कॉस्टिंग देखने जाओगे तो वही 12,000 रुपये की सर्विस कॉस्ट आती है सेकंड सर्विस में भी। उसमें भी यही सिर्फ जनरल चेकअप और ऑयल चेंज होता है, क्योंकि सब पूरा जो ऑयल का सिस्टम है वो तो पूरा Z900 जैसा सिमिलर ही है। तो जो भी मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि Z900 में क्या आती है सर्विस कॉस्ट, तो ऑलमोस्ट सेम ही आती है, क्योंकि वो भी 950 सीसी का इंजन आता है और 10R में भी 950 सीसी का 1000 सीसी का इंजन आता है। तो ऑलमोस्ट सर्विस कॉस्ट तो सेम ही होती है, बाकी फिर पार्ट्स वगैरह के लिए उस पर चले जाओ तो वो बहुत अलग आता है। सो गाइस अब हम बात करते हैं मेरे ओनरशिप रिव्यू के बारे में। जैसा कि आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज हम बात करने वाले, 1 साल पूरा हो चुका है, तो मैं आपको सब बताऊंगा कि मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा है अपनी रानी को लेकर 10R को लेकर। तो आप सबकी भी फेवरेट बाइक है, आप लोग भी मतलब देखते हो मुझे इतना यूट्यूब पे, उसके लिए बहुत थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया है मुझे। तो मेरे ओनरशिप के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। रानी लेने से पहले मैं ना BMW S1000 लेने गया था और अनफॉर्चुनेटली वो मुझे मिली नहीं, और अच्छा हुआ जो कि मुझे नहीं मिली वो BMW। नहीं तो अपने पास आज रानी नहीं होती, BMW होती। पर मैंने जहाँ तक इसको चलाया है, जो मुझे थ्रिल लगता है इसको चलाने में, जो मेरे कंफर्ट के हिसाब से मतलब इतनी बेस्ट बाइक है ये, इतनी बेस्ट बाइक है जिसका मैं बता नहीं सकता हूँ। अच्छा हो, मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैंने BMW भी चला रखी है, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अच्छा हुआ नहीं ली मैंने BMW, अब मेरे पास 10R आई है, तो मैं अपने आप को लकी भी मानता हूँ। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है इसका जो सीटिंग पॉस्चर है वो लेके चलें। या हैंडलिंग की बात करता हूँ मैं आपसे, तो हैंडलिंग भी इतनी परफेक्ट है 10R की, मैं बता नहीं सकता हूँ। शोवा के जो ब्रेक मिल जाते हैं, इसमें जो कॉन्फिडेंस आता है ना ब्रेक लगाने में, मतलब अलग ही लेवल का मज़ा है। पूरी कंट्रोल में चलती है बाइक, मतलब मैंने आज तक कभी, मेरे से भगवान नहीं करे आगे भी हो, पर अभी तक तो मेरे से कभी अनबैलेंस कुछ भी नहीं हुई है 10R। मतलब इतना साथ दिया और इतनी परफेक्ट चलती है। मैंने बहुत सारी बाइकें चलाई, आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, डायरेक्ट वीडियो भी देखे होंगे, तो जो व्हीली पॉपअप हो जाती है, ऐसा सब कुछ हो जाता है। आज तक मैं मतलब साल भर हो चुका है मेरे को 10R ऑन करते हुए, पर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि कभी व्हीली पॉपअप हो गई हो। मैं इसको टॉप स्पीड 286 तक भी लेके गया हूँ, पर कहीं पे भी एक जो लो कॉन्फिडेंस होता है कि एकदम डर लगता है, वो चीज़ कहीं मुझे महसूस नहीं हुई है। सबसे अच्छी बात है इसको 10R को लेके जो मुझे लगी है, मतलब इतनी परफेक्ट चलती है। और बाकी तो आप जानते ही हो कि ये तो एक बीस्ट एक तरीके से, जो एरोडायनेमिक है इसके इतने परफेक्ट है, और ट्रैक बाइक तो है ही सही, और आप सबकी फेवरेट, मतलब बहुत सारे भाई लोग लेना चाहते हैं, तो भाई मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि आज मेरे पास है। और दूसरी बात ये, जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो इसका फ्रंट लुक और जो फ्रंट प्रोफाइल है ना इसकी अपनी रानी की, वो इतनी प्यारी लगती है। और दूसरी चीज़, अभी जो कावासाकी ने 25 एडिशन में जो कलर निकाला है गाइस, पर्सनली मुझे वो अच्छा नहीं लगा है। जो अपनी रानी का जो कलर है, मतलब जो 24 एडिशन तक जो कलर आ रहा था, वो इतना गजब लगता था ना, जो इतना उठाव आता है ना उस पर, वो अलग ही, मतलब रोड प्रेजेंस ही अलग है यार। आप बाइक लेके निकल जाओ,
आपको जो रोड पे जो रिस्पांस मिलता है ना, आप रानी को लेके निकलो, उसके बाद जो रिस्पांस मिलेगा ना आपको, वो अलग ही रिस्पांस मिलता है। तो आप भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको 2025 का वो वाइट कलर और ग्रीन जो है वो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ। बाकी पर्सनली मुझे तो अच्छा नहीं लगा है, आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। सो गाइस, हमने पॉजिटिव बात तो कर ली है, अब मैं आपको इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक भी बताता हूँ जो थोड़ी नेगेटिव मुझे लगता है कि थोड़ा सा और कावासाकी को थोड़ा और चीज़ें अच्छी कर देनी थी। वो मुझे ये लगा साल भर में कि सबसे पहली चीज़ तो ये जो फेयरिंग है इसकी, ये बहुत लूज़ हो जाती है, इसको बार बार अपने को टाइट करवाना पड़ता है। ये जो मिरर है ये बहुत ज़्यादा हिलते हैं, वाइब्रेट करते हैं। अगर आप हाई स्पीड पे हो, मैं तो अभी आपको पता है 360 भी ले लिया है, तो वो जब उसको भी इंस्टॉल कर लेते हो उसके बाद जो उस पर वेट आ जाता है, तो उसके बाद जो ये मिरर जो पूरे ऐसे 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 हिलते हैं ना ये, तो उससे इतना वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। और दूसरी चीज़ ये सब बजते हैं, ये सब मतलब जहाँ जहाँ डच के आते हैं ना वहाँ वहाँ ये बजते हैं। तो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक मुझे ये लगा है कावासाकी का कि ये बेटर हो सकता था, थोड़ा सा इस क्वालिटी को आप बेटर कर सकते थे। और दूसरी चीज़ मैं क्या बताऊँ, ड्रॉबैक तो मुझे सिर्फ एक यही लगता है, ड्रॉबैक सबसे मेजर ड्रॉबैक तो मुझे यही लगता है। उसके अलावा जो फिर वही है कि थोड़ा सा एग्रेसिव सीटिंग है, तो उसके कारण आप लॉन्ग ट्रैवल नहीं कर सकते हो। आपकी पूरी बैक पेन जो है वो पूरी दर्द करने लग जाएगी। आपने देखा होगा, मैं शिरडी भी गया था इसे अपनी रानी से, तो एक टाइम बाद बाइक चेंज करनी पड़ी थी, जीनोसो मेरे को चलानी पड़ी थी, क्योंकि जो वेट आता है, जो ऐसे अपन एग्रेशन में जो चलाते हैं और जो पीछे जो पूरा स्पाइनल कॉर्ड में जो आपको दर्द होता है ना, वो अलग ही दर्द होता है, वो बहुत ख़तरनाक होता है। और मैं सजेस्ट भी ये करूँगा, मैंने खुद ने ही पर्सनली देखा है, सजेस्ट मैं ये करता हूँ कि अगर कोई ले रहा है 10R और कहीं लॉन्ग रूट पे जा रहा है तो भाई बैग पीछे बांध के ले जाए कंधे वाला बैग नहीं काम करता है इसमें। बाकी ये है कि फन टू थ्रिल है यार, चलाने में मज़ा आता है। बाकी मुझे कोई बहुत ज़्यादा मेजर ड्रॉबैक लगते नहीं है, बहुत परफेक्ट गाड़ी है। बस यही दो एक पॉइंट है जो मुझे ड्रॉबैक लगे हैं, बाकी तो बढ़िया है। सो गाइज़, अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने खर्चे की अगर अपन बात कर रहे हो, ओनरशिप की बात कर रहे हो, तो मैं वो बताता हूँ कि क्या कुछ मैंने इसमें आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किया है, जो कंपनी ऑफकोर्स लगा के नहीं देती है, आपको बाहर से आफ्टर मार्केट ही लगवाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम अगर आगे आ जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लगवा रखा है फोक प्रोटेक्टर। उसके बाद ये विंडशील्ड जो कि थोड़ा सा एरोडायनेमिक और कर देती है बाइक को। फिर फ्रेम स्लाइडर लगवा रखे हैं ताकि बॉडी को अगर बाइक बाई चांस कभी गिरती है तो डैमेज ना हो। उसके बाद अपन ने यहाँ पे लगा रखा है स्पूल, एक तो ये सेफ्टी के लिए रहता है और अगर आपको बाइक को पेडॉक पे लगाना है तो उसके लिए भी सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लगवाई थी टेल टाइडी, लगवाई थी, इंस्टॉल करवाई थी। इसका भी प्राइस मैं आपको टोटल बताऊंगा कि क्या कॉस्ट बैठी थी मुझे सब चीज़ों की। बाकी ये टेल टाइडी लगवाई थी मैंने आफ्टर मार्केट। और सबसे मेजरली अगर अपन बात करने जाएँ, सबका फेवरेट जो मतलब जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो इससे होता है, एक्सिल का एग्जॉस्ट लगा हुआ है अपना फुल सिस्टम इसलिए है क्योंकि आगे के जो हेड आते हैं वो पूरे टाइटेनियम के आते हैं, तो हमको सिर्फ यहाँ पे ये स्लिप ऑन नहीं बोल सकते इसको, एक तरीके से फुल सिस्टम ही हो जाता है, कहीं पे भी काटा पीटी वेल्डिंग कुछ भी नहीं होती है। तो फुल सिस्टम हमारा एग्जॉस्ट हो चुका है। तो गाइस, ये सब चीज़ें मैंने आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करी थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे ऑन रोड बाइक पड़ी थी 19,20,000 रुपये की ऑन रोड पड़ी थी। उसके बाद जो अपने खर्चा कराया, जो मेन मैंने आपको बताया, फोक प्रोटेक्टर, विंडशील्ड, फ्रेम स्लाइडर और अपना स्पूल, टेल टाइडी, ये सब कंप्लीट मिला के मुझे 40,000 रुपये वो पड़ा था। और अपन एग्जॉस्ट की बात करें तो एग्जॉस्ट पूरा पड़ा था मेरे को तकरीबन 80,000 के समथिंग मुझे एग्जॉस्ट पड़ा था। ये 80,000 ही पड़ा था, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है पूरा एग्जैक्ट अमाउंट, पर हाँ 80,000 रुपये पड़ा था। तो अगर हम टोटल अमाउंट अगर अपन कैलकुलेट करने जाएँ तो 40,000 वो, और उसके बाद 80,000 वो, और 19,20,000, तो टोटल प्राइस आपकी ये आ जाती है। थोड़ा सा कैमरा पास में लाते हैं तो 20,40,000 रुपये की ऑन रोड बाइक पड़ जाती है आपको, पूरा कंप्लीट खर्चा कराने के बाद। मतलब आप जो भी मेन चीज़ें हैं जो आप इंस्टॉल करवाते हो बाइक में, उसके बाद 20,40,000 रुपये की। और अगर गाइस आप इतनी महंगी बाइक ले रहे हो तो उसके बाद आपको सेफ्टी भी देखना है, तो सेफ्टी के लिए आपको चाहिए हेलमेट, आपको जैकेट तो चाहिए, उसके बाद पैंट्स चाहिए, राइडिंग पैंट्स, राइडिंग बूट्स। तो वो सब का कॉस्ट अगर मैं बताऊं आपको तो एक जैकेट नॉर्मल सा जैकेट आ जाता है 8,000 रुपये का। हेलमेट लेने जाओगे तो वो 8,000 रुपये आ जाएगा, तो मतलब 16,000 तो यही हो गए। उसके बाद पेंट ले लो आप 4,000 रुपये की, तो 20,000 वो हो गए। और उसके बाद में बूट्स लेने जाओ तो 2-3 हज़ार रुपये के बूट्स, मतलब ये टोटल खर्चा आपको 25,000 रुपये का ये पड़ जाता है। बाइक लेने के बाद आपको वो भी लेना पड़ता है। तो ये आपकी चली गई पूरी 21 लाख रुपए का बजट चला गया आपका बाइक में। अगर ये आप बाइक ले रहे हो 10R ले रहे हो तो उसके बाद आपको 21 लाख रुपए चाहिए कहीं भी, कि आपको उसके बाद ये खर्चा तो करना ही करना है बाइक के अलावा भी। ऊपर समझ लो तो आपके ऊपर 2-2.5 लाख रुपए ऊपर चाहिए आपको। तो गाइस,
सबसे मेजरली खर्चा क्या आता है साल भर बाद, सबसे मेजर जो आपको करना होता है बाइक में, सर्विस तो है ही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था 12-12 हज़ार रुपये की 2 सर्विस होती है, वो तो होती है। उसके बाद जो मेजर खर्चा आता है वो ये आता है कि इसके जो ब्रेक पैड होते हैं वो आपको चेंज कराने होते हैं। इसमें तो डबल डिस्क है तो डबल पैड लगते हैं, तो एक वो खर्चा होता है। उसके बाद हम पीछे आ जाते हैं तो पीछे भी वही चीज़ है कि साल भर बाद आपको ब्रेक पैड तो डलवाने ही पड़ते हैं। उसके बाद जो मेजर जो खर्चा आपको बैठता है वो बैठता है टायर का। टायर मैं आपको एक बार बता देता हूँ, टायर यहाँ पे मेरा हो चुका है पूरा ख़त्म। ये सब थोड़ा सा बर्नआउट का मेरा भी खेल है तो तो अभी अपनी गाड़ी चली हुई है ओडोमीटर पे 6,500 किलोमीटर चली हुई है। मतलब ये टायर और चलता तकरीबन 8,000-9,000 किलोमीटर और चलता, सर्विस देता। बाकी बीच बीच में इवेंट होते रहे, बर्नआउट भी मारी तो वो जल्दी ख़त्म हो गया टायर। तो हम बात करते हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि क्या कॉस्ट बैठता है ब्रेक पैड का भी, तो आगे का मेरे ख्याल से पेयर जो आता है वो 10,000 के समथिंग पेयर आ जाता है। और पीछे का जो पीछे का एक ही है सिंगल डिस्क है तो वो 4-4.5-5 हज़ार रुपये के समथिंग वो आ जाता है। मतलब दोनों का आप अप्रॉक्स समझ लो 15,000 रुपये आपको बैठता है। वो जो टायर है वो मैंने अभी ऑर्डर किया हुआ है, तो टायर मेरे को पड़ा अभी 20,000 रुपये का टायर पड़ा है, तो वो भी ऑन ऑर्डर है, आ रहा है। तो जल्दी से आपको टायर आ जाएगा, उसके बाद जल्दी से व्लॉग भी देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा इस टायर के कारण ही मैं व्लॉग नहीं डाल पा रहा हूँ। सो गाइज़, हम अगर EMI की बात करते हैं तो मेरा पर्सनली बताऊं तो मैंने तो 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट किया था इसका। बाकी वो आपकी फ़ाइल पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी EMI पड़ती है और किस हिसाब से आपको कितना EMI का खर्चा बैठता है और कितना डाउन पेमेंट आपको करना पड़ता है, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी फ़ाइल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप EMI पे लेना चाहते हो तो मेरे उस पर तो था ऑप्शन, बाकी मैंने तो ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट किया ताकि मुझे ज़्यादा लंबे समय तक मुझे EMI नहीं भरनी थी, उस कारण से। बाकी मिनिमम की अगर हम बात करने जाए तो आपको फाइल के ऊपर मेरे ख्याल से 4-1 लाख रुपए का आपको डाउन पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, और उसकी कहीं ना कहीं कॉस्ट EMI आएगी आपकी 32-33 हज़ार रुपये कहीं भी EMI बैठेगी। अगर आप टेनवर भी लोगे 5 साल का तो 32 हज़ार रुपये बैठेगी। मैंने कैलकुलेट ऐसे सच कैलकुलेट नहीं किया, बाकी हाँ इतना तो कैलकुलेशन आपको करना ही लेके चलना ही पड़ेगा कि अगर आप 4 लाख रुपये भी डाउन पेमेंट करना चाहते हो तो उसके बाद आपको EMI तो इतनी आएगी। और ज़्यादा टेनवर लंबा खींचोगे तो कोई सेंस नहीं है। मेरे पर्सनल मेरा राय है कि इतना लंबा टेनर खींचने से कोई सेंस नहीं है उस पर, अगर आप स्पोर्ट्स बाइक ले रहे हो तो। बाकी जो भी था गाइस यही था, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को, और आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और प्यार मुझे मिले आप लोगों का और आपका और सपोर्ट मिले। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय।